निश्चित रूप से इसमें कुछ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। आप तैयार हो जाइए जल्दी से। आज आपका गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो क्या हम स्टार्ट करें? आप तैयार हैं? जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तैयार हो जाइए आप लोग। तो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, और मैग्नेटिक फील्ड में आवेशित कण का। ये सारी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें से जो भी थ्योरी पढ़े हैं उस थ्योरी से रिलेटेड जो बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल कर आता है उस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम सोच रहे हैं कि आप लोग तैयार हो गए होंगे। तो चलिए, आपके सामने क्वेश्चन आते जाएगा, आप तेजी से आंसर देते जाएंगे। ठीक है? तो चलिए, आप आंसर दीजिए जल्दी से। आपका पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे क्षेत्र में प्रविष्ट होता है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र बी और विद्युत क्षेत्र ई एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तब कहता है यह इलेक्ट्रॉन जो है बी की दिशा में गति करेगा, ई की दिशा में गति करेगा, वृत्ताकार पथ के गति में गति करेगा और अविक्षेपित हुए बिना गति कर सकता है। तो आपका आंसर क्या आना है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर क्या कीजिए आप लोग, इसको ध्यान देना है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर क्वेश्चन देने में आपको ध्यान देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है और दोनों एक दूसरे के लंबवत है, और उस फील्ड में एक आवेशित कण को गति कराते हैं, तो उस कण का गति कैसा होगा? तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण बल लगेंगे। तो वहां पर वह कभी भी बी की दिशा में नहीं हो सकता है, ई के दिशा में भी कभी नहीं हो सकता है, और वृत्ताकार पथ में भी नहीं हो सकता है। क्योंकि वृत्ताकार पथ में गति होने के लिए आपको सिखाया गया था ओनली मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत दिशा में आप आवेशित कण को गति कराएंगे तभी वो सर्कुलर मोशन करता है। तो ये तीनों आंसर नहीं होगा। और आपको सिखाया गया था इस तरह से लंबवत रहे, और यदि उन दोनों का फोर्स आवेशित कण पर, इलेक्ट्रॉन पर लगेगा, और वो फोर्स का दिशा निश्चित रूप से एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा, और यदि उस फोर्स का परिमाण, दोनों का परिमाण समान होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा और वो आवेशित कण अपने पथ से विचलित नहीं होगा। इसी बात को ध्यान में रखना है। इसका मतलब वह कण बिना विचलित हुए गति करेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्फ्यूजन बहुत होता है, इसलिए आप लोगों ने सी पर आंसर ज़्यादा दिया था। हमने देखा आप लोगों का आंसर सी ज़्यादा आ रहा है वृत्ताकार पथ में, क्योंकि माइंड में सेट है कि मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के लंबवत है, क्वेश्चन में क्लियर है। तो वहां पर आवेशित कण को गति कराएंगे तो दोनों बल लगेगा, और दोनों बल निश्चित रूप से विपरीत दिशा में होगा। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड
एक्स एक्सिस में मानेंगे और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में मानेंगे और आवेशित कण को जेड एक्सिस में गति करा देंगे, तो वह अपने पथ से विचलित नहीं होगा, वो सीधी रेखा में गमन करेगा। इसलिए आंसर नंबर कौन होगा? डी नंबर आंसर होगा। चलिए रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर अगला आपके बीच आ रहा है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको गंभीर होकर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है द्रव्यमान m का एक इलेक्ट्रॉन है को विभवांतर v पर त्वरित किया जाता है, तब यह चुंबकीय क्षेत्र B में बल रेखाओं के लंबवत प्रविष्ट होता है, तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या होगी। त्रिज्या का फॉर्मूला आपको याद है, लेकिन इसमें गौर से देखिए, फॉर्मूला को गौर से देखिए। जब त्रिज्या आप पढ़ते थे तो वहां पर हम लोगों के पास एक थ्योरी था कि क्यू भी बी इक्वल टू एम भी स्क्वायर अपॉन आर। वहां पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स और रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता था, और वहां से आर का वैल्यू आपको मिलता था एम भी बाय क्यू बी। ये गौर करके देखेंगे, हियर भी इज वेलोसिटी, यहाँ भी जो है वो कौन सी है? वेलोसिटी है बाबू आपका, इसको ध्यान रखिएगा। और पूरा m इंटू भी को कहा जाए, ये m इंटू भी आपका मोमेंटम होगा, संवेग होगा, मोमेंटम संवेग हो जाएगा ये। तो m इंटू भी को हम p भी कह सकते हैं, मोमेंटम p बोल सकते हैं। लेकिन आपके इस सवाल में जो यहाँ पर ये भी है, ये भी विभवांतर है। यहाँ कंफ्यूज काफी होते हैं बच्चे लोग। वो जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये भी विभवांतर है। भी विभवांतर के दिन m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन गति करता है, और तब वो चुंबकीय क्षेत्र में के लंबवत प्रविष्ट होता है, वृत्ताकार पथ होगा। एक छोटा सा चीज माइंड में सेट करना है हम बच्चों को कि सर मैग्नेटिक फील्ड में आवेशित कण को गति कराना है, तो आवेशित कण को गति क्या हाथ से पकड़ के कराएंगे? नहीं, आवेशित कण को गति कराने के लिए वहां इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा यूज करना होगा। तो दो प्लेट, समांतर प्लेट यहां पर ले लेते हैं, एक प्लस एक माइनस, और उसके बीच में तब इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल को रखेंगे, खाली सिर्फ रख देंगे तो वह चार्ज पार्टिकल गति करेगा, और वो जो गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा उसी गतिज ऊर्जा से वो गति करेगा, और तब वो मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करेगा। क्वेश्चन यही कह रहा है। तो हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, यदि ये दो प्लेट हमारा है, प्लस और माइनस वाला, और इन दोनों प्लेट के बीच विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी, कैपिटल भी लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी और यहाँ भी, दोनों में अंतर है सिंबल में, उसको ध्यान दीजिएगा। विभवांतर भी के अधीन इलेक्ट्रॉन गति कराते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन आपका इस दिशा में गति करेगा। ये जो गति करेगा उसका वेलोसिटी भी मानिए आप। कण का क्या मानेंगे? m। और यदि इलेक्ट्रॉन है ये, तो उसका चार्ज q बराबर क्या बोलिए? E बोलिए। ये बात बोलेंगे आप। तो ये कण काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करेगा, और वो काइनेटिक एनर्जी जो होगा, ध्यान से देखिएगा, ये काइनेटिक एनर्जी को यदि मैं ई बोलता हूं या ई के बोलता हूं, ई के काइनेटिक एनर्जी बोलता हूं, ये हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, याद कीजिएगा, बताए थे आपको वर्क के बारे में। किसी चार्ज पार्टिकल को गति कराना है
तो कितना वर्क करना होगा? तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, आवेश गुना विभवांतर वर्क होता है, वह वर्क उतना ही होगा जितना काइनेटिक एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर Q इंटू भी लिख सकते हैं। तो E के बराबर आप कहोगे, Q के बदले लिखेंगे E इंटू भी, हुआ ये विभवांतर। तो काइनेटिक एनर्जी E इंटू भी के बराबर होगा। एक चीज और ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर एक छोटा सा चीज बताना चाहता हूं मैं। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच कुछ संबंध होता होगा, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, गौर से देखिएगा। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच संबंध, तो एक संबंध क्या होता है और से देखना है। तो काइनेटिक एनर्जी E के बराबर हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो यहां से हम इसको चेंज करना चाहते हैं, हाफ इंटू मास स्क्वायर इंटू वेलोसिटी स्क्वायर बाय मास, हो सकता है कि नहीं? मास से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ये हो जाएगा एम स्क्वायर भी स्क्वायर। ऊपर वाला टर्म देखो एम इंटू भी हुआ, तो संवेग हुआ कि नहीं हुआ? तो संवेग का सिंबल क्या होता है? पी। तो एम इंटू भी के बदले पी लिख सकते हैं। तो यहाँ से एम इंटू भी के बदले हम पी लिखेंगे, तो पी स्क्वायर बराबर 2 इंटू एम इंटू ई के लिख सकते हैं कि नहीं? एकदम लिख सकते हैं। तो स्क्वायर को रिमूव करेंगे यहाँ से, तो इस पर आके रूट हो जाएगा कि नहीं? तो मोमेंटम जहां P आया वहां लिखेंगे 2m E के काइनेटिक एनर्जी, और उस काइनेटिक एनर्जी का मान हम लोग यहाँ से E के बराबर ले लेंगे E इंटू भी। तब अब इस बात को उठा के हम यहाँ चलाते हैं, तब रेडियस क्या होगा? आइए गौर से देखिएगा। रेडियस R इक्वल टू एम इंटू भी। तो एम इंटू भी को आप कह सकते हैं P इंटू क्यू भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं। तो आर रेडियस आर बराबर पी बाई क्यू भी लिखेंगे, पी के स्थान पे लिखेंगे रूट अंडर 2m ई के, और ई के का स्थान पे क्या लिखेंगे? ई इंटू भी। तो आर बराबर पी बाय क्यू बी इक्वल टू पी को हटाएंगे, रूट अंडर 2m ई के बाय क्यू बी होगा। तो रेडियस आर बराबर यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 2m ई के बदले लिखेंगे ई इंटू भी बाय क्यू इंटू बी। अब देखिए कौन सा आंसर सही हुआ। इसमें 4 थ्योरम लगा। ये आपको कंपटीशन में ये क्वेश्चन ज्यादा आता है, बोर्ड एग्जाम में उम्मीद है कि नहीं के बराबर आना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन हमको स्टैंडर्ड कर लगा, आपके सामने रखे हैं। एक बार लगभग 2009 में या 10 में ये क्वेश्चन आ गया है, 2 मार्क्स वाला में आया है। तो चलिए इसको सिखाना था, कई चीज इसके अंदर सीखने को मिला, कई फार्मूला लगा। एक तो आप जो थ्योरी पढ़ डायरेक्ट उसका यूज हुआ, मोमेंटम एम भी बराबर हुआ, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच रिलेशन हुआ, और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच विभवान के बीच एक इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, और तब यहाँ रेडियस का फॉर्मूला निकला। तो कौन सा सही आंसर हुआ? रूट अंडर 2m ई भी बाय क्यू बी। चेंज हो जाएगा। चार्ज क्यू के बदले क्या लिखेंगे? ई। अब इसको रूट के अंदर लाना है, तो नीचे हो जाएगा आर बराबर रूट अंडर, पूरा करेंगे, पूरे रूट के अंदर लाएंगे तो 2m ई भी ठीक है रहेगा, लेकिन नीचे वाला रूट के अंदर लाएंगे तो ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होगा। एक तो ई और ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा,
2mv बाय ई बी स्क्वायर, 2mv 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 बाय ई बी स्क्वायर। तो आपका करेक्ट आंसर बी नंबर हुआ। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, स्टैंडर्ड सवाल है। गौतम कुमार का आंसर है ही नहीं। आंसर है जी, चेक किया हुआ था। यहाँ पर देखें ना, रूट के अंदर कर दिया, पूरे पूरा रूट के अंदर है, यहाँ आधा भाग रूट के बाहर था। रूट के अंदर किए तो अपने आप स्क्वायर हुआ, तो स्क्वायर स्क्वायर ई कट गया। चलिए हो गया कंप्लीट। चलिए जवाब दीजिए आप लोग फटाफट, इसका जवाब आप लोग दीजिए जल्दी से। एक टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए साइक्लोट्रॉन आवृत्ति होगा, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होगा। जल्दी बताइए, जवाब दीजिए, क्या जवाब दीजिएगा। ये आंसर आपके बस में है। उसमें हम लोग पढ़े जो थे कि यदि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका जो टाइम पीरियड है आपका 2πm बाय क्यू बी, एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी n बराबर 1/t, तो क्यू बी बाय 2πm। अब इसमें से टेस्ला, एक टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ भी, मैग्नेटिक फील्ड आपका जो होगा यहाँ पर 1 टेस्ला है, तो 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी का मान 1 है। और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए सबको पता है ई चार्ज क्यू ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, और मास मास m बराबर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये सब वैल्यू मालूम है, पाई मालूम है, सबका वैल्यू पुट करके सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा 28 मेगा हर्ज हो जाएगा। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा, ए नंबर में आंसर सही होगा। चलो हेलो, अभी लाइव क्लास में बाबू, बाद में बात करना। सॉरी ये नहीं हुआ, गीगा हर्ट्ज होगा, मतलब ये होगा आपका 10⁻9 हर्ज होगा, तो हम लोग 28 गीगा हर्ज बोलेंगे इसको। यदि 10⁻6 होता तो मेगा होता, 10⁻9 आएगा यहाँ पर, सॉल्व करके देखिएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर सही इसका। चलिए नोट कर लिया आपने। एक इलेक्ट्रॉन एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, रेस्ट में है, इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहा है, और वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड ला देंगे, कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड गतिशील चार्ज, मूविंग चार्ज पर इफेक्ट डालता है, क्योंकि चार्ज जब मूव करता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होता है, तब एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड पर फोर्स लगाएगा। और यदि रेस्ट में है कोई इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड पास करे कि कुछ भी करे, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आता तो इफेक्ट डालता,
लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो कौन सा आंसर सही होना चाहिए? रिमेन इन रेस्ट, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो रेस्ट में रहेगा। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, क्योंकि आप लोगों को आज क्रिकेट भी देखना है। बहुत बड़ा क्रिकेट होने वाला है आज। जवाब दीजिए जल्दी से, 25 नंबर। एम द्रव्यमान का हमारा एक कण है। एम द्रव्यमान का एक आवेशित कण है जिसका आवेश Q है, आर रेडियस वाले सर्कुलर पाथ में गति करता है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत है। ठीक है, तो कण को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? ये तो डायरेक्ट आप लोग बता सकते हैं, अभी तुरंत बोले थे। बराबर आपको क्या देखना है? 2πm/QB, ये टाइम पीरियड होता है। 2πm/QB कौन सा है? आंसर नंबर बी। आप लोगों का सही आंसर कौन सा है? देखें तो जरा सा। वेरी गुड, एकदम दौड़ रहा है आंसर, बहुत अच्छा। चलिए, इसमें समय नहीं बर्बाद करना है, ये सारे बच्चों का सही है। 26 में आइए, जल्दी से बताइएगा, ये अभी 10 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। जल्दी बताइए, कई बार इसका फॉर्मूला आप लोग देख चुके हैं। 26 का भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, उसका त्रिज्या समानुपाती होगा। त्रिज्या आर किसके समानुपाती होगा? अभी तुरंत देखे थे कुछ देर पहले। आर बराबर mv/q/b। मैग्नेटिक फील्ड में जो वृत्ताकार पथ बनता है उसका त्रिज्या आर बराबर ये होता है। तो अब इसमें देखिए, आर समानुपाती एम, आर समानुपाती भी, आर समानुपाती 1/q, आर समानुपाती 1/b। तो आवेश के समानुपाती गलत हो जाएगा ये। चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती ये भी गलत हो जाएगा। चाल के समानुपाती यस करेक्ट होगा। तो आपका आंसर नंबर कौन सा सही है? तो सही आंसर होगा तुम्हारा सी होगा। ये सब सवाल आप लोगों से गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये सब सवाल आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, ये सब डायरेक्ट फार्मूला पर है। इस फार्मूला को देख के इतना चीज जरूर सोच सकते हैं हम लोग। इतना चीज सोच लेंगे तो इसमें से सिलेक्शन करना आसान है, बहुत भारी नहीं है। चलिए, आप लोगों का सही भी हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अब आगे सवाल को हम लोग देखते हैं। एक लंबा सीधा तार है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, लूप में मोड़ दिया जाता है। लंबा सीधा तार था, उसको वृत्त में के रूप में मोड़ देते हैं और उस वृत्त का त्रिज्या होता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहता है यदि 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो धारा का मान कितना होगा? 8 एम्पियर धारा इसमें प्रवाहित किया गया है, तो केंद्र के सी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? तो बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है इसमें। बी बराबर म्यू नॉट इंटू आई बटे 2r लिखिएगा, आंसर हो जाएगा। तो म्यू नॉट इंटू आई बटे 2r हो जाएगा। तो इस फार्मूला पर सॉल्व करिएगा तो इसमें आंसर आना चाहिए ये, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हो गया, टाइपिंग में एक चीज़ छूट गया है, उसको आपको देखना है गौर से। आंसर में यहाँ पर पाई होना चाहिए था।
पाई इंटू इतना। अब हमारा ये सही हो जाएगा। सॉरी, वो नहीं होगा। यहाँ पर पाई दीजिए आप, इंटू 10⁵। इसको सही कीजिए, ये ऊपर की ओर होगा, नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर। करंट जो फ्लो होगा इस तरह से होगा, इस दिशा में। तो करंट यदि आप देखेंगे गौर से, करंट यदि इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। यदि करंट इधर से फ्लो करा रहता तो इनवर्ड होता। इधर से करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो आउटवर्ड ऊपर की ओर, ये बोलिएगा या अपवर्ड बोलिएगा, ये आंसर सही होगा, डी नंबर। एक शब्द, छोटा सा शब्द पे ध्यान नहीं देने पर आंसर गलती हो सकता है, या नीचे की ओर लिखा है या ऊपर की ओर लिखा है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में छोटा छोटा कन्फ्यूजन में गलती होने का चांस रहेगा। तो चलिए देख लीजिए आप लोग जल्दी से, क्वेश्चन को चेंज करते हैं, तैयार हो जाइए जल्दी से। एम्पियर का परिपथीय नियम प्राप्त किया जा सकता है, हम लोग बार्ट सेबार्ट लॉ से कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, फर्स्ट इसको करके निकल जाना है। दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता चीज़ है। हालांकि एम्पियर का परिपथीय नियम गॉस के नियम के अनुसार होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉस का थ्योरम लगता है, मैग्नेटिक फील्ड में वो एम्पियर का परिपथीय नियम लगता है। लेकिन वो एम्पियर का परिपथीय नियम प्राप्त कर सकते हैं हम लोग किससे, बायट सेबार्ट लॉ से। ये भी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसका जवाब जल्दी दीजिएगा आप लोग। साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति वेग पर निर्भर नहीं करता है, त्रिज्या पर भी निर्भर नहीं करता है। क्योंकि आवृत्ति का जो फॉर्मूला देखेंगे तो उसको देखेंगे हम लोग, आवृत्ति n बराबर क्यू बी बाय 2πm। इसमें कहीं भी तुम्हारा आर और भी नहीं है। वेग बढ़ाने से त्रिज्या बदलेगा, वेग बदलने से त्रिज्या बदलेगा, लेकिन आवृत्ति के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। त्रिज्या और वेग दोनों आंसर इसमें सही होना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं करता है, तो इन दोनों पर नहीं करता है, तो यहाँ पर लगता है कि प्रिंटिंग हुआ है। तो ठीक है, निर्भर करता है किस पर, बी पर और चार्ज पर, मास पर। बी पर निर्भर करेगा, लेकिन किस पर नहीं करेगा, त्रिज्या पर नहीं करेगा और वेग पर नहीं करेगा। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे। जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील होता है तब वह तब वह आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील होता है तब कण की चाल बदलती है, कण की दिशा अपरिवर्तित रहती है, कण की चाल अपरिवर्तित रहती है, कण का त्वरण अपरिवर्तित रहता है। जल्दी बताइए क्या अपरिवर्तित रहेगा। इस नंबर का सही आंसर बताइए जल्दी से आप लोग। सी में क्या लिखा हुआ है, दिशा। भाई मेरे दिशा तो बदलवे करेगा,
सीधा ऐसे व्यक्ति कराते हैं तो वो सर्कुलर मोशन करने लगता है, तो दिशा तो बदल ही जाएगा, चाल नहीं बदलता है, चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वेग का दिशा बदलता है, लेकिन वेग का परिमाण को क्या कहेंगे, यहाँ चाल, मतलब चाल नहीं बदलेगा, वो वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से वो गति करते रहेगा। राइट, चलिए इसको ध्यान दीजिएगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जाती है, सुग्रता बढ़ाई जाती है, फेरों की संख्या बढ़ाने पर, चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर, कॉइल के क्षेत्रफल को घटाकर, प्रति ऐंठन एकांक ऐंठन को बढ़ाकर। जल्दी बताइए इसमें सही आंसर क्या देंगे आप लोग। 31 का आंसर नंबर क्या है आपका? ए ए ए बी 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 ए बी दोनों आ रहा है, ए और बी में ही आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। आइए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो हम लोग देखते थे, धारा आई के लिए फार्मूला देखते थे, या वहां पर हम लोग ऐसे पूरा डेप्थ में जाते हैं, टॉर्क बराबर होता था एन आई ए बी होता था, और वह सी इंटू थीटा के बराबर होता था। यूनिट ट्विस्ट के लिए जो बोलते हैं, ये प्रति एकांक ऐंठन जो है वो है तुम्हारा कौन चीज, सी। तो ये एक दूसरे को बैलेंस करता था, जिसको कहते थे विक्षेपक बल आघूर्ण, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और इसको कहते थे कंट्रोलिंग टॉर्क, नियंत्रक बल आघूर्ण। दोनों विक्षेपित करने वाला, नियंत्रित करने वाला जब बराबर हो जाता था तो संतुलन की स्थिति में आ जाता था। तो यहाँ पर हम लोग थीटा बाय आई लिखना चाहेंगे, आई को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा एन ए बी बाय सी। इसी थीटा को कहते हैं सुग्राहिता, सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, यही हुआ। तो ये डिपेंड करेगा किस पर, इतने बातों पर। एन की संख्या बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, सी का मान घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए यही है ऐंठन को ऐंठन, यही है तुम्हारा सी। तो सी बढ़ाकर, बढ़ाएंगे नहीं, सी को क्या करना होगा, घटाएंगे, सी घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये बात हो गया गलत। कॉइल के क्षेत्रफल को घटाकर नहीं, एरिया को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, ये भी हो गया गलत। चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर बी, यही बी हुआ, इस बी को बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा कौन, ये बी नंबर हो जाएगा आंसर। फेरों की संख्या घटाकर नहीं, ये तो एन बढ़ाएंगे तभी बढ़ेगा, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर सही हो जाएगा कौन, बी नंबर हमारा सही आंसर होगा। चलिए जल्दी से कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जल्दी जल्दी कीजिए, अभी समय है 20 मिनट धमाकेदार क्रिकेट शुरू होने में, तब तक हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। के बाद फिर आप लोग क्रिकेट का मजा लीजिएगा, जरूर मजा लीजिएगा, ये सब मौका बहुत कम कम दिन में मिलता है। आइए, गैल्वेनोमीटर में संट का व्यवहार किया जाता है। संट इज यूज्ड इन द गैल्वेनोमीटर, क्यों, संट लगा देने से क्या हो जाता है, चार जल्दी आंसर दीजिए। इसका हम उम्मीद करेंगे आप लोगों से, सभी बच्चों से, सभी बच्चों से उम्मीद करूंगा कि एकदम 100% इसका सही आना चाहिए, और इसका जिसका सही आंसर आएगा उसको एक टॉफी इनाम में आज मिलेगा। जल्दी से, बहुत सारे बच्चों का जवाब आ चुका है। तो इसमें से अंकित कुमार का 32 का सी सबसे पहला आंसर आया है। अंकित कुमार का यहाँ सबसे पहले आंसर आया है मेरे चैट बॉक्स में। दूसरा आंसर आया है मनीषा कुमारी का। तीसरा आंसर आया है, गलत है। चौथा आंसर आया है एस के चौधरी का।
5वां आंसर आया है अमन चौधरी का, छठा आया है रवीना सिंह का, 7वां आया है कोमल भारती का, फिर 8वां मुस्कान का गलत है, फिर शुभम कुमार का 9वां है, और फिर अमन कुमार गुप्ता का 10वां है। ऑफलाइन वाला का नंबर नहीं मिलता है, या ऑनलाइन क्लास में टेस्ट हो रहा है, ऑफलाइन वाला कोई टॉफी नहीं मिलेगा। सही आंसर कौन सा हुआ बाबू? सी। आइए क्या कर रहा है वो? सट का काम था गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से बचाना, क्षतिग्रस्त होने से बचाना। तो संट का उपयोग नहीं करने से यदि अधिक धारा प्रवाहित हो जाएगा तो वहां पर वह कॉइल अधिक कोण से घूम जाएगा और वो टूट सकता है या वो जल सकता था। तो सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए नहीं, ये गलत हो जाएगा। प्रतिरोध बढ़ाने के लिए नहीं जाएगा। संट का उपयोग समांतर क्रम में होता है, समांतर क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध बढ़ता नहीं है, वो घटता है। कर बढ़ाने के लिए तो गलत हो गया, और इनमें से कोई नहीं, ये होगा उच्च धारा के कारण टूटने से बचाने के लिए। तो सही आंसर है, तो अंकित कुमार का सही आंसर था। चलिए, पहला सही आंसर आया था। अब हम लोग देखेंगे गौर से। नंबर 33, गैल्वेनोमीटर का थ्योरी पढ़े हैं तो फटाफट जवाब दीजिए। बहुत दिमाग वाला सवाल है ये। जब एक जी प्रतिरोध वाला, जी रेजिस्टेंस वाला एक गैल्वेनोमीटर है तो सन एस से जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, तो प्रतिरोध में होने वाली कमी कितना होगा? प्रतिरोध में कमी कितना बोलता है? तो यदि हमारा ये गैल्वेनोमीटर है, उसका प्रतिरोध जी है, जी है, उसके समांतर क्रम में एक शंट जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी जो होगा वो हो जाता है प्रोडक्ट बाय सम जी इंटू एस बाय जी प्लस एस हो जाता है। पहले इस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध था जी, लेकिन शंट जोड़ने से का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा आरपी। तो प्रतिरोध में कमी, कमी कितना होगा, डिक्रीज कितना होगा रेजिस्टेंस में, तो यहाँ पर हम उसको देख सकेंगे। तो जी में घटा देंगे, आरपी को घटा देंगे, जी में आरपी को घटा देंगे तो जी माइनस जी इंटू एस बटे जी प्लस एस करेंगे, सॉल्व पर बाय एस प्लस जी हो जाएगा। सही आंसर हमारा हो जाएगा नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए, आपका सही आंसर हो गया बी नंबर। 33 का बी नंबर आपका सही आंसर है। वेरी गुड, सही जवाब है आप लोगों का। एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध बड़ी जी है, मुख्य धारा का 1% गैल्वेनोमीटर प्रवाहित हो तो शंट का मान होना चाहिए, का मान कितना होगा? कैसे इसको बना सकेंगे हम लोग? इसका सही आंसर हमारा बी नंबर होगा, लेकिन देखना है बी नंबर होगा कैसे, तो समझने का जरूरत है। प्रतिरोध जी है, मान 1% ही प्रवाहित होना है, मतलब गैल्वेनोमीटर का मान होगा ये, इसमें धारा आई पर है, आई जी प्रवाहित होता है। अब इसमें से शंट लगाते हैं तो मुख्य धारा यदि आई है तो आई का कहता है कितना प्रतिशत प्रवाहित होगा, तो सवाल कहता है गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा आई जी कितना प्रतिशत होगा? 1% होगा, आई का 1% होगा, मतलब ये हो जाएगा आई बटे 100 हो जाएगा। तो आपको सिखाए थे, याद करिएगा, आई बटे आई जी जो होता है वो एन होता है। यहाँ पर ये हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा ये? 100 हो जाएगा। आई जी को इधर भाग दीजिएगा, 100 इधर लाइएगा, आई जी बटे आई बराबर एन बराबर 100।
तब आपको बताए थे शंट जो यहाँ जोड़ते हैं, इस शंट का वैल्यू कितना होगा। तो शंट का प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला बताए थे, एस बराबर जी बटे एन माइनस वन। तो जी हो गया तुम्हारा, जी रहेगा 100 घटाओ 1 बराबर हो गया जी बटे 99। आपका सही आंसर हो गया बी नंबर। हेलो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगला। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर एक वोल्ट मीटर को आमीटर में बदला जा सकता है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, आमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है तो रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो सीरीज में जोड़ते हैं, और यदि वोल्ट मीटर को आमीटर में बदलना है तो रेजिस्टेंस को घटाना है। तो घटाना है तो क्या करेंगे, पैरेलल में लो रेजिस्टेंस वाला वायर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध नहीं, उच्च प्रतिरोध होगा, निम्न प्रतिरोध होगा। श्रेणी क्रम में ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लो रेजिस्टेंस को जोड़ा जाएगा। तो सही आंसर क्या दिया आप लोगों ने, सी नंबर आपने सही आंसर दिया। तो चलिए एकदम सही जवाब है आपका। चलिए, निम्न में से किस काम के लिए वोल्टमीटर में शंट लगाया जाता है। वोल्टमीटर में शंट लगाएंगे क्यों। अभी दिमाग में कॉमन सेंस स्ट्रांग है तो तुरंत अभी तुरंत आंसर देख चुके हैं आप। सेम क्वेश्चन है लेकिन डिजाइन बदला गया सिर्फ। गौर से ध्यान देकर जवाब दीजिए उनसे। इस क्वेश्चन का गलत आंसर देना मतलब कि आपका कॉमन सेंस कमजोर है। चोरी नहीं कर पाइएगा, उस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही दिया रहता है। जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन था उसी से इसका आंसर निकल रहा है। गौर से बुद्धि लगाइए। वोल्ट मीटर में शंट क्यों लगाया जाता है। तो समांतर क्रम में लो रेजिस्टेंस का जो वायर जोड़ते हैं उसी का तो नाम है शंट, और शंट लगाया गया था तो वो वोल्ट मीटर किस में बदला था, आमीटर में। अब देखिए इसमें से आंसर है कहीं। वोल्ट मीटर का माप सीमा बढ़ाने के लिए एकदम नहीं होगा, वोल्ट मीटर की माप सीमा को घटाने के लिए नहीं होगा। तो वोल्ट मीटर को आमीटर की तरह
उपयोग में लाने के लिए वोल्टमीटर के समांतर क्रम में क्या लगाते हैं? शंट लगाते हैं। चलिए देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। थर्टी सेवन नंबर जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। 37 नंबर, 36 नहीं, 37। सी 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 डी 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 बी बी बी। आर्मेचर में शंट लगाया जाता है। आर्मेचर में शंट लगाएंगे। कल बताए थे, खूब गौर से ध्यान देना। आर्मेचर के माप सीमा को बढ़ाने के लिए, कल नहीं उसके पिछले क्लास में बताए थे, आर्मेचर के रेंज को कैसे बढ़ाएंगे और वोल्टमीटर के रेंज को कैसे बढ़ाएंगे, ये थ्योरी जस्ट इसके 2 क्लास पिछले क्लास में दिए थे। तो आर्मेचर में शंट लगाते थे, इसीलिए लगाते थे कि आर्मेचर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और घट जाता है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घटा के हम धारा का मान बढ़ाएंगे। तो धारा का मान बढ़ाने का मतलब, पहले वो 10 एम्पियर मापता था, अब 12 एम्पियर मापेगा, 15 एम्पियर मापेगा, 20 एम्पियर मापने लगेगा। मतलब माप सीमा को बढ़ाने के लिए। घटेगा तो नहीं, इसका वोल्टमीटर जैसा उपयोग नहीं। अमीटर को वोल्टमीटर बदलने के लिए उसके श्रेणी में जोड़ा जाता है। शंट जो नाम पड़ा है वो समांतर क्रम में जोड़ा गया, वो भी नहीं होगा। मीटर जैसा नहीं, ये सब नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ए नंबर। एक ही जैसा 3-4 क्वेश्चन होता है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। सभी क्वेश्चन को एक ही जैसा जो है एक जगह रखे हैं, उस पर पूरा ध्यान लगा के उसको 1-2 बार माइंड में सेट कर लीजिएगा, हमेशा क्वेश्चन होता है। और लास्ट 2 लेक्चर जो हुआ है आपका थ्योरेटिकल क्लास, लास्ट 2 लेक्चर इस टॉपिक का, लास्ट 2 लेक्चर जो थ्योरी हुआ, उस थ्योरी में से गारंटी है कि 2 ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा, और कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन टोटल बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा लास्ट 2 लेक्चर से। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तो इसमें आपको जस्ट थ्योरी बताए थे पिछले क्लास में, ध्यान से सुनिए और जवाब दीजिए जल्दी से। इसका सही जवाब सभी से बच्चों से चाहेंगे हम। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे? सेम यही क्वेश्चन कल बताया था आपको मैंने। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाना है तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, और रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब कि श्रेणी में जोड़ना होगा उच्च प्रतिरोध को। ये कॉमन सेंस हुआ। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो वो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। तो यहाँ पर देखोगे श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाएगा। तो आंसर नंबर सही होना चाहिए, सही हमारा बी नंबर होना चाहिए। बी नंबर आपका सही आंसर है। एकदम आप लोग तैयार हो गए होंगे, मन तो कर रहा होगा, 7 बजने वाला है, 7 बजने वाला है आप लोग का मन। लेकिन अभी और 2 सवाल है, उसको देख लीजिए, तब हम लोग मन का इच्छा पूरा करेंगे। ये भी मन का इच्छा ही है। चलिए आपके सामने क्वेश्चन तैयार है। 39, जल्दी बताइए 39 का आंसर क्या होगा?
जब किसी आमीटर को संट किया जाता है, आमीटर को संट किया जाता है, तो इसकी माप सीमा, सेम क्वेश्चन अभी पूछा जा चुका है कुछ देर पहले। क्वेश्चन का ही बदला हुआ था, क्वेश्चन वही है। कुछ देर पहले एक इसके एक पहले वाला जो क्वेश्चन था यही था। आमीटर में संट जोड़ा जाता है, संट जोड़ के आमीटर का रेजिस्टेंस को घटाया जाता है। रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट का मान बढ़ेगा, मतलब माप सीमा को बढ़ाया जाता है। चलिए, आप लोगों का भी 100% सभी बच्चों का सही आंसर है। वेरी गुड, धन्यवाद इसके लिए आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद आप बच्चों को। आपके अंदर प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। रॉबिन कुमार क्या है रे लेलवा साहब, हाँ, इतना डिस्कस होने के बाद जो मन सो लिख देता है। बी कैसे लिख दिया है? अकेला तुम ही विद्यार्थी है जो बी लिखा। चलिए, इसका सबसे पहले सही आंसर किसका आएगा ये गलत देखते हैं। रेशमी यादव का सबसे पहले आंसर आया है। चलिए, रेशमी यादव, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? अनंत होता है। आइडियल आमीटर होता तो बी होता। अमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम हो उतना अच्छा, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। तो ये आपका लास्ट सवाल था। और इस तरह से चैप्टर नंबर 4 का लगभग ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता था वो आपके सामने मैं रख दिया। एक टेस्ट आपका और लेंगे जिसमें हम किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज से रिलेटेड लेंगे। और आपका गारंटेड है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ये 5 से 6 टेस्ट के अंदर में आपका कम से कम 15 ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा, इसका मेरा चैलेंज है। तो आप लोग इसको ईमानदारी से तैयार कीजिए। क्वेश्चन आपके पास है, सही आंसर आपके पास है, किसी का आंसर क्यों ये हुआ ये भी आपके पास है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कितना प्यार से, कितना ईमानदारी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। प्यार कीजिए, दुनिया में सब चीज मिलता है। नहीं, आप लोग तो इस आप लोग से ज्यादा अच्छा कौन जानता है, प्यार में ही सब चीज है। हाँ, पहली बात, प्यार में फसली नहीं लगाइएगा, यही बात ध्यान रखिएगा। ठीक, ओके, बाय बाय।